दोस्तों एक व्यक्ति दिल्ली की सड़कों के बगल में एक रूम लेकर के सब्जी की दुकान का मालिक बना होता है। दोस्तों वो अपनी सब्जी बेच रहा होता है। दिल्ली के लोगों में वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। दोस्तों हर कोई अगर सब्जी लेना चाहता था तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी दुकान से लेना चाह रहा था जिस दुकान की आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। दोस्तों उसकी सब्जी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी और बड़ा ही नाम था। जो सब्जियां कहीं पर भी नहीं मिलती थी वो उस दुकान पर मिल ही जाया करती थी। दोस्तों एक दिन वो सब्जी वाला अपनी सब्जी बेचने के लिए अपनी दुकान पर बैठा होता है और आज उसके ग्राहक अभी बड़े कम थे। बिल्कुल दुकान पर कोई भी नहीं था और वो अपने मोबाइल के अंदर थोड़ा सा कुछ वीडियो देख करके व्यस्त रहता है और तभी एक महिला अपने हाथ में एक बैग को लेकर के सब्जी लेने आ जाती है और वो चिल्लाती है कि भाई मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। दोस्तों जैसे ही वो ये बात बोलती है और तुरंत दुकानदार उस महिला की तरफ देखने लगता है और महिला उस दुकानदार को देखने लगता है। दोस्तों दोनों की जो निगाहें होती हैं वो एक दूसरे से मिल जाती हैं और अचानक वो जो महिला होती है वहां से वापस उल्टे पांव जाने लगती है। दोस्तों वो जो दुकानदार था वो उसे पहचान जाता है और फौरन अपनी दुकान से बाहर आता है और दौड़ करके उसके हाथ को पकड़ लेता है। दरअसल दोस्तों वो क्यों उसके हाथ को पकड़ लेता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो महिला होती है ये इसी के पत्नी होती है। क्योंकि इसी के कत्ल के जुर्म में और इसी के मौत के जुर्म में ये सब्जी वाला 5 साल की सजा काट करके आज फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर रहा था। दोस्तों अचानक उसी महिला को देख करके वो दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब ये मर गई थी तो आखिर फिर से ये कैसे पैदा हो गई। दोस्तों उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे पूछने की कोशिश करने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं इस नई कहानी के अंदर और इस कहानी के अंदर आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी ही पत्नी के कत्ल के जुर्म में 5 साल की सजा काट करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था, लेकिन अचानक उसी की जिसको उसने मारा था, जिसकी उसने सजा काटी थी, अचानक देखने के बाद वो हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों कहानी को मैं शुरू करता हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आखिर हुआ क्या था और वो अचानक उसकी जो पत्नी थी जिंदा कैसे हो गई जबकि वो तो मर चुकी थी। दोस्तों कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की। दोस्तों प्रयागराज जिले में एक छोटा सा गांव होता है जिस गांव में 5 लोगों का परिवार होता है। दोस्तों उन 5 लोगों के परिवार में ये 2 भाई, एक बहन और उसके माता पिता होते हैं। दोस्तों दोनों भाइयों में जो छोटा भाई था वो अभी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जो बड़ा भाई था वो अब काफी बड़ा हो गया था और उसकी शादी के लिए उसके माता पिता एक लड़की की तलाश कर रहे थे। दोस्तों किसी तरीके से रिश्तेदारों के बताए अनुसार एक लड़की को वो देखते हैं और उस लड़की को वो लोग अपनी बहू बनाने के लिए पसंद कर लेते हैं। दोस्तों वो अपनी बहू को जब पसंद कर लेते हैं और पूरा जो काम होता है वो हो जाता है, शादी की डेट पड़ जाती है और लड़के के घर वाले अपनी बारात को लेकर के उसके घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों लड़की के घर पर बारात जाती है और जैसा कि बताया गया था और पहले से बात हो चुकी थी कि लड़की की शादी में मुझे एक मोटरसाइकिल जरूरी है और मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए। दोस्तों जो लड़की वाले थे उन्होंने समय मांग रखा था और उन्होंने बोला था कि देखो आपको मोटरसाइकिल तो हम दे देंगे, लेकिन अभी शादी का बहुत सारा खर्चा है तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, बस कुछ दिनों का मोहलत दे दो, मैं आपको मोटरसाइकिल दे दूंगा, मुझे व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय चाहिए। तो दोस्तों जो लड़के वाले थे उन्होंने भी इस बात से हालांकि रजामंदी कर लिया था और उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर आपको समय चाहिए तो आप समय ले लो, लेकिन मुझे जो मोटरसाइकिल है वो दे ही देना है, क्योंकि लड़के की काफी लालसा है और वो
आपके यहाँ यानी कि अपने ससुराल आएगा भी जाएगा, तो वो आपकी ही दिए मोटरसाइकिल से आएगा जाएगा, क्योंकि हमारे गाँव में जितनी भी शादियाँ हो रही हैं, हर कोई मोटरसाइकिल पा ही रहा है। दोस्तों, फिर शादी संपन्न होती है। सुबह विदाई के टाइम पर भी ये बात लड़की के पापा से बोला जाता है, लड़की के पिता से बोला जाता है कि आपने मोटरसाइकिल का जो वादा किया है, वो आप कब तक दे देंगे? क्योंकि बात अभी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, जो लड़की का बाप था, वो अपने दोनों हाथ को जोड़ लेता है और कहता है कि देखो, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं आपको मोटरसाइकिल दे दूँगा, बस थोड़ा-सा समय चाहिए। तो लड़की के जो पिताजी की बातें थी, उसे सुनने के बाद लड़के वाले और लड़के के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। दरअसल दोस्तों, ये जो लड़का था जिसकी शादी हो रही थी, उसका नाम जो होता है वो पंकज होता है, और पंकज के जो पापा होते हैं, वो दोनों अपनी बहू को अपने साथ लेकर के अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, उसकी बहू उसके घर आ जाती है, परिवार में रौनक हो जाती है, सारी सारे लोग खुश हो जाते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती है। दोस्तों, उनके बेटे की शादी हुए 5 दिन हो जाता है, और उन 5 दिन के भीतर ही कई सारे रिश्तेदार, उनकी मौसी और उनकी नानी और उनकी बुआ लोग, बहुत सारे रिश्तेदार घर में इकट्ठे हुए थे। तो सब लोग बस मोटरसाइकिल का ही बात कर रहे थे। हर कोई यही बोल रहा था कि मोटरसाइकिल नहीं मिली, पता नहीं वो लोग देंगे या नहीं भी देंगे, क्योंकि कहते नहीं है कि हुआ ब्याह तो मुरक्कबा का, यानी कि अगर शादी हो जाने के बाद कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन उसके जो पापा थे पंकज के, वो बोल रहे थे कि नहीं, मैंने बात किया है, उनको समय चाहिए, समधी जी ने समय लिया है, तो वो मोटरसाइकिल ज़रूर देंगे। दोस्तों, बस इसी बात से हर कोई एक दूसरे से चर्चा कर रहा था, और धीरे-धीरे 5 दिन जब शादी के बीत जाते हैं, और छठे दिन सुबह ही सुबह उस परिवार में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, हड़कंप इस बात से मच जाता है कि सुबह-सुबह जैसे ही उसकी जो एक बहन थी, वो अपने भाभी को जगाने के लिए उनके कमरे में जाती है, तो देखती है कि उसकी भाभी तो उसके कमरे में है ही नहीं। यूँ कह लो, वो उस घर से गायब हो जाती है। दोस्तों, जो पंकज था वो भी जाकर के अपने बेडरूम को तलाशता है और घर में इधर-उधर तलाशने की कोशिश करता है, तो उसकी पत्नी नहीं मिलती है। लोगों ने सोचा कि शायद लघु शंका, दीर्घ शंका की वजह से उसकी बहू ने किसी को कुछ बताया नहीं, शायद अपने आप को फ्रेश करने के लिए बाहर चली गई होगी, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो सारे लोगों ने मिल कर के आस-पास जो उनका एरिया था, खेतों में और हर जगह उन्होंने तलाशने की कोशिश की। दोस्तों, चारों तरफ तलाश करके थक-हार करके सारे लोग जब घर वापस आ जाते हैं और उनकी बहू नहीं मिलती है, तो सब बड़े ही परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, परेशानी का कारण था ही, क्योंकि नई-नई अभी शादी हुई थी और उनकी बहू घर से गायब हो जाती है। दोस्तों, सारे लोगों ने मिल कर के फिर तलाशने की कोशिश किया, और उनके घर से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर ही एक नदी थी, और सब लोग नदी की तरफ जाते हैं तलाशते हुए, तो देखते हैं वहीं पर उसी जो बहू गायब हुई थी, उसका चप्पल, एक चप्पल यहाँ पर तो एक चप्पल थोड़ी-सी दूर पर, यानी कि घाट के किनारे मिल जाता है। तो उस नदी के किनारे चप्पल का मिलना, सारे लोगों ने एक आंकड़ा बनाया और एक आंकड़े से बताया कि शायद आपकी जो बहू है, वो इस नदी के अंदर डूब करके मर चुकी है। दोस्तों, इतना सुनते ही और ज़्यादा हड़कंप मच जाता है, और जो पंकज थे और पंकज के जो पिताजी थे, उनके रिश्तेदार थे, वो सब लोग डर जाते हैं, और सब लोग यही सोचने लगते हैं कि आखिर उस बहू को आत्महत्या करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसने क्यों ऐसा किया, और अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए। दोस्तों, फिर क्या था, मल्लाह को बुलाया जाता है, केवट आते हैं अपनी नाव लेकर के, और अपने साथ में कुछ जाल लेकर आते हैं, और उसकी डेड बॉडी को उस पानी से छान करके निकालने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, जाल को उस नदी के अंदर डाला जाती है और कई सारे चक्कर लगाया जाता है, लेकिन उस नदी से तो कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है। दोस्तों, नदी से कोई डेड बॉडी भी नहीं मिलती है, और उसकी उनकी बहू का कहीं पता भी नहीं चलता है। सब लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। दोस्तों, उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने यानी कि समधी जी को और उस पंकज के ससुराल में भी ये खबर दे दें कि उनकी बेटी घर से गायब हो गई है, और नदी में जाकर के
आत्महत्या कर ली है। दोस्तों उनकी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर उन्हें ये बात का पता चलेगा तो शायद उनको ये लगेगा कि उनकी बेटी को इन्होंने ही मारा होगा, क्योंकि उन्होंने जो माना था बाइक देने का और बाइक नहीं दिया, तो दहेज की वजह से मेरी बेटी को मार दिए हैं। दोस्तों सब लोग, गांव के लोग जितने भी थे, वो लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि हमने सुना था इनके घर में हर कोई यही बोल रहा था कि बाइक नहीं दिए हैं, पता नहीं देंगे भी या नहीं देंगे, जिस वजह से इन्होंने अपनी बहू को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया होगा, जिस वजह से वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। दोस्तों हर कोई यही सोच रहा था और पंकज के पिताजी और पंकज भी यही सोच रहे थे कि शायद बुआ, मौसी, नाना, नानी इन्होंने जो भी बातें आपस में कर रहे थे, जिस वजह से वो जो लड़की है वो बहुत ही परेशान हो गई और अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। दोस्तों 4 दिन का समय बीत जाता है और अभी तक उस लड़की के मतलब कि उस लड़की के घर वालों को, उसके माता-पिता को इस बात की खबर नहीं दी गई थी कि उनकी बेटी की जो गैर मौजूदगी, यानी कि उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, वो आत्महत्या कर चुकी है। दोस्तों चौथे दिन खबर मिलती है कि उसी नदी से जहां पर चप्पल मिले थे, एक लाश तैरती हुई मिल रही है। दोस्तों लाश का नाम सुनते ही और भी ज़्यादा हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अभी तक तो लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी बहू कहीं और चली गई होगी और ये लोगों को भरमाने के लिए अपने चप्पल को छोड़ दी है। लेकिन जैसे ही लाश की बात आती है तो सबको यकीन हो जाता है कि उनकी बहू को ज़रूर इन्होंने चाहे मार करके फेंका हो या खुद वो आत्महत्या कर ली हो। दोस्तों लाश की पहचानगी करने के लिए इस ससुराल से पंकज और उसके पिताजी और उसके रिश्तेदार लोग जाते हैं, लेकिन लाश वो इतनी ज़्यादा फूल चुकी थी और इतनी ज़्यादा वो सूजन में आ चुकी थी कि बिल्कुल भी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उस लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोस्तों फिर क्या था, उस लाश को बाहर निकाला जाता है, जिस लाश से बदबू आ रही थी, किसी तरीके से आनन-फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसको आग में जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जैसे ही अंतिम संस्कार हो जाता है, अब उसके मायके वालों को खबर दिया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। दोस्तों मायके में जैसे ही ये खबर जाती है तो उस लड़की के माता-पिता भी आग बबूला हो जाते हैं और उसके भाइयों में भी आक्रोश आ जाता है और वो लोग गुस्से के साथ अपने बेटी के ससुराल आते हैं। पंकज को और उसके पिता को 2-4 झापड़ भी मार देते हैं और आकर के पुलिस के साथ वो मारपीट करने लगते हैं। दोस्तों बीच में पुलिस आ जाती है और पुलिस पंकज और उसके पिताजी को अलग करती है और फिर उनको थाने ले जाकर के उनके खिलाफ अपना जो केस होता है वो दर्ज करती है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है वो शुरू कर देती है। दोस्तों अब बात ये आ जाती है कि पंकज के पिताजी, पंकज और उसके माता-पिता और उसकी बहन और उसके भाई, सभी लोगों के ऊपर ये जो मामला था वो दर्ज हो जाता है और सबको पुलिस ने कहा कि आपको जेल होगी, क्योंकि आपने अपनी बहू का कत्ल कर दिया है, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों जब ये बात पंकज को पता चलती है और पंकज को लगा कि अब पूरे परिवार को जेल हो जाएगी, पूरा परिवार उस जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा, तो पंकज ने सोचा कि क्यों ना ये सारा का सारा जो केस है, सारा का सारा जो कहते नहीं है कि आत्महत्या की जो मैटर है वो मैं अपने ऊपर ले लूं, क्योंकि मुझे भी जेल होगी, साथ में पूरा परिवार जेल जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं सारा केस अपने ऊपर ले लूं और मुझे अकेला ही जेल हो, परिवार के लोग तो कम से कम बचे रहें। दोस्तों पंकज ने सारी केस को अपने सर पर ले लिया और जैसे ही पुलिस को यह बयान दिया कि देखो मैंने ही अपनी पत्नी को मार करके नदी में फेंक दिया था, जबकि उसने अपनी खुदकुशी नहीं की थी। दोस्तों जब पुलिस वालों ने यह सुना तो बाकी लोगों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ पंकज को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे उसकी कार्रवाई पर छोड़ देते हैं। दोस्तों उधर लड़की के जो पिताजी थे, उसके भाइयों ने जो भी केस किया था, जिसमें पंकज को उम्र कैद होने की शंका थी और हर कोई यही बोल रहा था कि अब पंकज पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाएगा। दोस्तों अब इधर जो पंकज के पिताजी थे वो अपने समधी से, यानी कि अपनी
अपने बेटे की ससुराल वालों से बातचीत करते हैं और एक बीच का जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, पंकज के पिताजी से जो पंचायत होती है उसमें बात करने के बाद जो पंकज के पिताजी थे वो उस लड़की के पापा से बात करते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं सारा गहना, आपका सारा दिया हुआ सामान और साथ में कुछ पैसे भी दे दूंगा। बस आपकी बेटी तो अब नहीं रही, अगर आप कुछ सुलह कर लो, कुछ समझौता कर लो, जहां से मेरे बेटी की जो सजा है वो कुछ कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, लड़की के जो पिताजी थे वो पैसे की लालच में आकर के दहेज, सामान का जो भी उन्होंने जेवर दिया था वो सब वो ले लेता है और कुछ पैसे भी जो पंकज के पिताजी थे वो दे देते हैं। यानी कि उस लड़की के पिताजी ने 5 लाख रुपए की मांग किया था कि 5 लाख रुपए दे दो, मैं केस को हल्का कर दूंगा और जहां से आपके बेटे की सजा कम हो जाएगी। दोस्तों, पंकज के पिताजी अपना एक प्लॉट बेच देते हैं, अपना एक खेत बेच करके 5 लाख रुपए लड़की के पिता के हाथ में दे देते हैं और वो फिर जाकर के अपना बयान वापस ले लेता है और कहता है कि मेरी बेटी की ही नीयत खराब थी और मेरी बेटी एक लड़के से प्रेम करती थी जिस वजह से इसने अपने ही हाथों से अपनी खुदकुशी कर ली थी और इन लोगों की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, फिर भी पंकज को उसके खिलाफ जो उसने बयान दिया था जिस वजह से 5 साल की सजा हो जाती है और वो 5 साल जेल के अंदर रहता है। दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतने में समय नहीं लगता है और 5 साल का जो समय है वो बीत जाता है और पंकज बेल मिल जाती है, जेल से रिहा हो जाता है। दोस्तों, पंकज घर आता है और अपने माता-पिता से आशीर्वाद लेता है और अपने काम धंधे को करने की सोचने लगता है। दोस्तों, शादी से पहले पंकज सब्जी का धंधा किया करता था, सब्जी बेचा करता था, तो इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना फिर से सब्जी का धंधा शुरू किया जाए। दोस्तों, पंकज ने सब्जी जहाँ पे वो दुकान लगाता था, फिर से लगाने लगा, लेकिन अब क्या था कि पंकज के पास कोई भी सामान लेने नहीं आता था, क्योंकि हर कोई कहता था कि ये एक कातिल है, ये अपनी बीवी को मार करके नदी में फेंक दिया था और फिर पैसे दे करके बच गया है तो क्या हुआ, लेकिन ये है तो एक कातिल ही। दोस्तों, पंकज परेशान हो जाता है, 10-15 दिन के बाद अपने धंधे को बंद कर देता है और फिर अपने पापा के पास आकर कहता है कि पापा, यहाँ पे मेरा धंधा नहीं चलेगा, लोग मुझे बुरी निगाह से देखते हैं, तो क्यों ना मैं दिल्ली चला जाऊं और वहीं पर इसी धंधे को, सब्जी वाले धंधे को ही फिर से शुरू कर दूं। दोस्तों, उसके पापा जो उन्होंने प्लॉट बेचा था और 5 लाख रुपए अपने समधी को दिया था, उसमें से कुछ पैसे बचे हुए थे, तो उन्होंने 2 लाख रुपए अपने बेटे को दे करके कहा कि ठीक है बेटा, ये 2 लाख रुपए हैं, इसे ले करके जाओ और दिल्ली में अपना कोई अच्छा-सा सब्जी की दुकान डाल लो। दोस्तों, वो पंकज जो था, वो अपने पिताजी के दिए हुए पैसे को लेकर के ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली चला जाता है। दोस्तों, दिल्ली में जाने के बाद 2-4 दिन इधर-उधर टहलता है और एरिया देखने के बाद वो एक रूम लेता है और उस रूम का जो किराया होता है, जो डिपॉज़िट होती है, पैसे दे करके वहाँ पर सब्जी की दुकान डाल लेता है। दोस्तों, वहाँ पर जो उसकी दुकान थी, वो बहुत अच्छी चलने लगती है और धीरे-धीरे साल भर का टाइम बीत जाता है। दोस्तों, 1 साल में पंकज की जो दुकान थी, वो बहुत अच्छी खासी चलने लगती है। जो सब्जियाँ किसी भी दुकान पे नहीं मिलती थी, वो सब्जी पंकज की दुकान पर मिल जाया करती थी। दोस्तों, अब हर कोई पंकज, पंकज ही उसके ज़बान पर होता था। अगर किसी को भी सब्जी लेना होता था, एक छोटे बच्चे को भी लेना होता था, तो वो पंकज की दुकान पर आता था और उसको सब्जी मिल जाया करती थी। दोस्तों, धीरे-धीरे पंकज की जो दुकान थी, वो बहुत अच्छी चल जाती है और पंकज ने एक नई दुकान डालने की सोच लेता है और अपने पिताजी को दिल्ली बुलाता है और कहता है कि आप इस दुकान को सँभालो, मैं एक नई दुकान डालने के लिए एक स्थान देखा हूँ और मैं वहाँ पर अपनी दुकान डालूँगा। चूँकि पंकज ने यहाँ पे बहुत समय गँवाया था और यहाँ पे उसके बहुत अच्छे कस्टमर बने थे, जिस वजह से इस स्थान को भी नहीं छोड़ना चाह रहा था और अपने पिताजी को यहाँ पर बिठा देता है और खुद एक नई दुकान डाल करके अपनी सब्जी फिर से बेचने लगता है। दोस्तों, अब पंकज सोच रहा था कि ज़्यादा पैसे आएँगे क्योंकि मैं भी कमाऊँगा, पिताजी भी कमाएँगे, तो पैसे अधिक आएँगे। इस वजह से पंकज ने नई दुकान डाल लिया था। दोस्तों, नई दुकान पे पंकज को अभी 15 दिन ही बीते थे कि एक महिला जो होती है, अपने हाथ में एक सब्जी का जो थैला होता है, वो लेकर के पंकज की दुकान के नज़दीक जाती है और कहती है कि भैया मुझे 1 किलो टमाटर। अ, जैसे ही कहती है
कि उसकी निगाह पंकज की निगाह से मिल जाती है और पंकज अपनी मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आकर के जब उस महिला को देखता है तो उसके पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। चूंकि पंकज को पहचानने में देर नहीं लगती है कि ये जो महिला है वो कोई और नहीं है बल्कि इसी के साथ पंकज की शादी हुई थी आज से 6 साल पहले, जब वो इसकी दुल्हन बन करके इसके घर आई थी। 5 दिन तो सब कुछ सही सलामत चला था, लेकिन छठे दिन ये गायब हो गई थी और इसकी ही मौत के जुर्म में मैं 5 साल की सजा काट करके आ चुका हूं। दोस्तों, महिला फौरन वापस लौटती है और सब्जी ना लेने के बाद भी वो वापस जाने लगती है और पंकज अपनी दुकान से बाहर आता है, दौड़ करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हें मरा घोषित हो चुकी थी और तुम्हारे ही जुर्म में, तुम्हारी ही सजा के जुर्म में मैं 5 साल सजा काट आया हूं। दोस्तों, वो जो लड़की थी, वो जो महिला थी, अपने हाथ को छुड़ाने का बार-बार प्रयास कर रही थी और वो सोच रही थी कि मैं पंकज से अपने हाथ को छुड़ा लूं तो मैं यहां से भाग जाऊं। लेकिन जो पंकज था वो नहीं मानता है और अपने हाथ में उसके हाथ को दबोच लेता है और कहता है कि आज आज तो तेरी सच्चाई लोगों के सामने मैं ला कर के ही रहूंगा कि आखिर तू मरने के बाद भी कैसे जिंदा हो गई। दोस्तों, इतने में बगल में एक पुलिस थी, वो भी आ जाती है और पुलिस वाला जैसे ही आता है तो वो जो महिला थी वो पंकज के ऊपर आरोप लगाती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है और मुझे जाने नहीं दे रहा है, जबकि मैं इसकी कोई नहीं लगती, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती मेरे हाथ को पकड़ रखा है और जबरन मेरे साथ गलत करना चाहता है। दोस्तों, जो पुलिस वाला था वो पंकज को दो चार झापड़ जड़ देता है और कहता है कि शर्म नहीं आती, धंधा करते हुए भी किसी गैर महिला के ऊपर अपनी निगाह और अपनी नीयत गंदी कर रहे हो। दोस्तों, अब तो जो पंकज था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कहता है कि सर, आप मेरी बात सुनिए, मैं इसका पति हूं और ये मेरी पत्नी है। दोस्तों, जो पुलिस वाला था वो मानने को राजी नहीं था और पंकज अपनी मोबाइल से जो उसकी शादी का वीडियो था, जो उसकी शादी की फोटो थी, वो निकालता है और पुलिस वाले को दिखाता है कि देखिए सर, ये वही लड़की है ना जिसके साथ मैंने शादी किया था। दोस्तों, पुलिस वाला उस लड़की और उस फोटो को मिलाता है और पंकज को मिलाता है तो वास्तव में अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं था, 6 साल की बात थी। वो फोटो और वो लड़की और वो पंकज सब मैच कर जाते हैं। तो पुलिस वाला कहता है कि लड़की सच सच बता, माजरा क्या था, और तुरंत उसे अपनी हिरासत में ले लेती है पुलिस और पंकज को भी हिरासत में लेकर के थाने चली जाती है। दोस्तों, थाने में जाने के बाद जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं और उस महिला को कठोर सजा देने की बात करते हैं तो वो जो महिला थी वो फूट फूट करके रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वाले को सारी सच्चाई बता देती है और वो बताती है कि देखो सर, सही बात है, मैंने ही पंकज के साथ शादी किया था और मैं पंकज की पत्नी ही थी, लेकिन आज से 6 साल पहले मेरे साथ जो हुआ वो आपको यकीन ही नहीं होगा। दोस्तों, वो बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम नीरज हुआ करता था। दोस्तों, वो बताती है कि नीरज और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से नीरज में और मुझ में लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था और फिर हम दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद कर दिए थे। हम दोनों एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर दिए थे, हमने सिम बदल लिया था और फिर कभी ना मिलने का एक दूसरे से वादा कर लिया था और फिर मेरी शादी पंकज से हो जाती है। मैं भी खुश थी, पंकज भी खुश थे और हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। 5 दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन छठे दिन उस नीरज का फोन मेरे मोबाइल पर आता है और वो रोने लगता है और वो रोने लगता है और कहने लगता है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी और तुम मेरे साथ अगर नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही वो इस बात को बोला तो मैं भी कभी नीरज से प्यार किया करती थी और मेरा भी दिल जो है वो पसीज जाता है और मैंने उसे कई बार मनाने की कोशिश किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और वो वीडियो कॉल लगा करके अपने हाथ में जहर की शीशी दिखा रहा था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं इसे पी करके मर जाऊंगा। बस क्या था, मेरा भी दिल पिघल गया और मैंने भी उससे वादा कर लिया कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। और हमने दोनों ने बात किया और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ भाग करके शादी करने का प्लान बनाया।
जिस वजह से मैंने घर का एक भी सामान नहीं लिया, ताकि इन लोगों को ये शक ना हो कि मैं भाग करके किसी लड़के के साथ अपना मुंह काला कर ली हूँ। और मैंने अपनी चप्पल और अपने कुछ कपड़े वगैरह उसी नदी के किनारे इसीलिए फेंका था, ताकि उनको लगे कि मैं नदी में डूब करके मर चुकी हूँ। दोस्तों, जब पुलिस वालों ने इन सारे बयान को सुना तो कहा कि लेकिन ये तो बहुत ही गलत हुआ, और अब तेरा पति कहाँ है जिसके साथ तूने भाग करके शादी किया है। दोस्तों, फिर वो रोने लगती है और कहने लगती है कि रोना तो इसी का है, मैंने जिसके साथ भाग करके शादी किया था, आज वो लड़का मुझे धोखा दे दिया है और मुझे छोड़ चुका है। दोस्तों, पुलिस वालों को वो लड़की बताती है कि जब मैं यहाँ से भाग करके उसके साथ कोलकाता जा कर के रहने लगी, और 1 महीने के बाद मेरा पीरियड्स रुक जाता है और मेरा पीरियड्स नहीं आता है, तो वो लड़के को शंका हो जाती है और वो ले जा कर के मेरा मेडिकल चेकअप करवाता है, तो पता चलता है कि मैं पंकज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 5 रातें पंकज के साथ बिताई थी और इसी बीच मैं पंकज के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और पंकज का बच्चा मेरे पेट के अंदर पल रहा था। इतने पर वो बोलता है कि इस बच्चे को गिरा दो और हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये बच्चा मेरा है, तो इसे मैं नहीं गिराऊंगी, इसके साथ ही हम लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ये मेरा पहला बच्चा है और मैं इसे कभी भी नहीं गिरा सकती। बस इसी बात से फिर से पंकज और मुझ में झगड़ा हो जाता है और पंकज मुझे छोड़ करके चला जाता है। उस महिला ने बताया कि ये जो उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, और आज वो मेरा जो बेटा है वो 6 साल का हो चुका है, और 6 साल के उम्र में भी मैं उसे पढ़ा रही हूँ और उसको बाप और माँ की दोनों खुशी मैं ही दे रही हूँ। और मैं कंपनी में काम करती हूँ, जो कुछ पैसा मिलता है उससे अपना घर चला रही हूँ और इस बच्चे की परवरिश कर रही हूँ। दोस्तों, जब ये बात पंकज सुनता है तो पंकज अपने बेटे को लेने की प्लान बनाता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को ले लूंगा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। दोस्तों, फिर क्या, पुलिस वाले उसके बेटे को और उसके बाप को सौंप देते हैं और पंकज अपने बेटे को लेकर के अपने सब्जी की दुकान पर चला जाता है। दोस्तों, पीछे पीछे वो जो महिला थी वो भी पंकज के दुकान पर आ जाती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी भूल अगर माफ करने लायक हो तो माफ कर दो, और पंकज के पैर पकड़ करके रोने लगती है। दोस्तों, पंकज की दुकान पर भीड़ लग जाती है, चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके जो पिताजी थे वो भी अपनी दुकान को बंद करके ये देखने की कोशिश में पंकज की दुकान पर आ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या, जब पंकज की दुकान पर इतनी भीड़ लग गई है। दोस्तों, आकर के देखते हैं तो वो भी अपनी बहू को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़की है जिससे मेरे बेटे की शादी हुई थी। दोस्तों, फिर क्या, वो अपने बेटे और अपनी बहू को और अपने 6 साल के पोते को जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी रोना आ जाता है, और अपने बेटे पंकज को मनाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर शाम का भूला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब इसकी कोई गलती नहीं है, अगर इसको गलती ही करनी होती तो तुम्हारे बेटे को ये गिरा दी होती, और आज तुम्हारा बेटा जो 6 साल का हो चुका है ये कब का मर चुका होता। दोस्तों, पंकज ने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।